हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। पिछले लेक्चर में बच्चों अपन ने बात करी थी इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, और उसमें अपन ने डिफरेंट टॉपिक अपन ने कवर किए थे। उसी में आज कंटिन्यूटी में बच्चों अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्थैतिक चुंबकीय प्रेरण। स्थैतिक चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इसके क्या क्या यूज होते हैं। तो प्रेरकत्व क्या होता है बच्चों? किसी भी विद्युतीय परिपथ का गुण है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध होता है। सिंपल सी चीज। प्रेरकत्व में हम शुरू से क्या बात कर रहे हैं लेक्चर 1 से बच्चों इस टॉपिक में, कि भाई यहां पर किसी एक चालक में प्रवाहित धारा का विरोध होता है जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि भाई यहां पर जो धारा उत्पन्न होती है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो जो प्रेरकत्व है बच्चों, ये किसी भी विद्युत परिपथ का एक आंतरिक गुण है और यह परिपथ के अंदर ही मौजूद होता है। यह हमारी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा में एक निश्चित परिवर्तन करने पर अत्यधिक विद्युत वाहक बल परिपथ में उत्पन्न होता है, तो बच्चों ये कहा जा सकता है कि इसका प्रेरकत्व उच्च है। इसका मतलब क्या हो गया कि धारा परिवर्तन करने पे यदि उसमें उच्च परिमाण का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो हम बच्चों कह सकते हैं भाई इस परिपथ में प्रेरकत्व का गुण है वो उच्च है। एक सीधे धारावाही चालक का प्रेरकत्व अल्प होता है, जबकि इसी तार की कुंडली एक लोहे की क्रोड पर बनाई जाए तो इसका प्रेरकत्व होगा उच्च। तो देखिए बच्चों, इसी चीज को अपन देखते हैं आगे। प्रेरकत्व विद्युत जड़त्व कहलाता है। बच्चों प्रेरकत्व क्यों? क्योंकि यहां पर यह भी विरोध करता है, विरोध का गुण इसमें मौजूद होता है। जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है बच्चों, जड़त्व। जड़त्व में हम क्या बात करते थे कि भाई किसी भी वस्तु का एक गुण होता है जो उसकी वर्तमान स्थिति में विरोध करता था। उसी तरीके से यहां पर जब विद्युत की बात करते हैं, जब धारा प्रवाह की बात करते हैं, तो यहां पर जो जड़त्व होता है बच्चों वो होता है प्रेरण के कारण से। तो प्रेरकत्व को हम बोलते हैं विद्युत जड़त्व। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट की तरीके से ये काम करता है। अब यहां पर देखो बच्चों कि ये जो प्रेरकत्व है, इस प्रेरकत्व को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। यहां पर इस विरोध करने के गुण को हम दो तरीके से विभाजित कर रहे हैं। पहला हो गया स्व प्रेरण। तो स्व प्रेरण का मतलब हो गया बच्चों कि मान लो कोई एक कुंडली है हमारे पास, और उसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। उसके धारा प्रवाह में परिवर्तन के कारण उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होते हैं, और परिणाम स्वरूप बच्चों उसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि आपका परिपथ पूर्ण है उस कुंडली में, अगर कुंडली आपकी किसी परिपथ में जुड़ी हुई है, बंद परिपथ में जुड़ी हुई है, तो उसमें बच्चों प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। इसी को बोलते हैं हम स्व प्रेरण। तो ये जैसे अपन ने बात करी, यहां पर धारा नियंत्रक लगा दिया, यहां पर ये सेल लगा दिया, कुंजी लगाई हुई है। बच्चों हमने क्या देखा कि भाई जैसे कुंजी आपने लगाई तो इसमें मुख्य धारा बढ़ रही है। मुख्य धारा कौन सी? जो स्रोत से प्रवाहित हो रही है। तो स्रोत से प्रवाहित होने वाली धारा को यदि बढ़ाया जाएगा तो प्रेरित धारा इसका विरोध करेगी। इसका मतलब अगर ये धारा, मुख्य धारा जो है वो क्लॉकवाइज दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में बढ़ती है, तो बच्चों प्रेरित धारा होगी इसके वामावर्त, इसके विपरीत दिशा में। इसी तरीके से सेम कुंडली में हमने बात करी थी कि आपने कुंजी खोल दी। कुंजी खोल दी इसका मतलब मुख्य धारा घट रही है। मुख्य धारा घट रही है तो घटने की अब जो दिशा है वो होगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अब की बार प्रेरित धारा होगी इस पे क्लॉकवाइज। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है स्व प्रेरण में। एक ही कुंडली में पूरी घटना होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्व प्रेरण। बच्चों स्व प्रेरण गुणांक की यदि बात की जाए तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिर से हम बात करते हैं कि किसी भी कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं वो समानुपाती होते हैं उसमें प्रवाहित धारा के। और समानुपाती का चिन्ह यहां पर जब हम हटाते हैं तो बच्चों एक नियतांक आता है जिसको बोला जाता है स्वप्रेरकत्व, या बच्चों इसको बोल दिया जाता है स्वप्रेरण गुणांक। तो ये हो गया आपका एल। एल को हम बोलते हैं फाई अपॉन आई। अगर हम बोले यहां पर कुंडली में फेरों की संख्या एन है, तो बच्चों यहां पर फ्लक्स उत्पन्न होंगे एन फाई। तो एल की वैल्यू बन जाएगी एन फाई अपॉन आई। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से अगर बच्चों यहां पर हम फाई की वैल्यू प्लेस करते हैं, फाई इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए ई विद्युत वाहक बल निकालें तो ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और फाई इज इक्वल टू अभी अपन ने देखा, हमने एल की वैल्यू यहां पर देखी, तो यहां से वैल्यू हम प्लेस करते हैं इसकी, तो बच्चों ये आ गया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो ई इज इक्वल टू आ गया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, जहां पर डी आई अपॉन डी टी को आप कह सकते हो धारा परिवर्तन की दर। ये चीज यहां पर हो गई। चलिए बच्चों इसके मात्रक विमा की बात करते हैं। तो स्व प्रेरण गुणांक है
इसके लिए मात्रक, तो मात्रक के लिए बच्चों अभी अपन ने बात करी L इज इक्वल टू 5/I, तो इस वाले फॉर्मूले से आप इसका मात्रक बता सकते हो। अगर मैं SI मात्रक की बात करूं तो बच्चों ये होता है इसका हेनरी, SI मात्रक होता है हेनरी। दूसरा मात्रक आप यहां से बता सकते हो, ये आप बोल दोगे इसका वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। तो एक हेनरी बराबर होता है बच्चों 1 वेबर पर एम्पियर के, ये आप यहां से बोल सकते हो। वेबर चुंबकीय फ्लक्स है और ए हो गया यहां पर कुंडली का क्षेत्रफल। विमा की बात की जाए तो बच्चों आप इसकी विमा कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स की विमा पता है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए विमीय सूत्र होता है M1L2 T-2 A-2, ये आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए बच्चों, अगर मैं इसकी और छोटे मात्रकों में बात करूं तो बच्चों एक हेनरी होता है 10⁹ EMU, EMU मात्रक के तुल्य होता है, इसको हम बोलते हैं एब हेनरी। EMU में बच्चों जो मात्रक होगा उसको हम बोलते हैं एब, और यहां पर हम बात कर रहे हैं स्वप्रेरकत्व की तो लग जाएगा हेनरी। तो एक हेनरी में हो गए 10⁹ एब हेनरी, EMU मात्रक हो गया इसका ये CGS। स्वप्रेरण गुणांक की निर्भरता की बात करते हैं बच्चों, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अगर हम स्वप्रेरण गुणांक की बात करें तो बच्चों यह परिपथ में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, परिपथ में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, लेकिन कुंडली में कितने फेरों की संख्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है और माध्यम की चुंबकशीलता कितनी है, इन फैक्टर पर, इन कारकों पर यह निर्भर करेगा। तो स्वप्रेरण गुणांक जो है बच्चों वो परिपथ में प्रवाहित धारा पर निर्भर ना करके और कुंडली में फेरों की संख्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चुंबकशीलता पर निर्भर करेगा। कौन सा माध्यम वहां पर है उसकी चुंबकशीलता पर। तो देखिए अगर नरम लोहे की बात की जाए तो नरम लोहे की जो चुंबकशीलता है उसमें चुंबकन विचुंबकन का गुण अधिक होता है, इसलिए उसके लिए स्वप्रेरकत्व का मान भी अधिक होता है, मतलब आसानी से उसमें प्रेरण की घटना होगी। जब तक परिपथ में नियत धारा प्रवाहित होती है एल का कोई योगदान नहीं होता, परंतु जैसे ही धारा में परिवर्तन होता है परिपथ में एल अस्तित्व में आ जाता है। तो सीधी सी चीज है बच्चों, प्रेरकत्व की घटना कब घटेगी, जब परिपथ में जो मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है उसमें परिवर्तन होगा। तो धारा में परिवर्तन के कारण ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और तभी अस्तित्व में आता है हमारा स्वप्रेरक गुणांक। प्रेरक की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों यदि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें हम किसी भी प्रेरक कुंडली के लिए तो ये हमारी वैल्यू होती है ½ Li², U इज इक्वल टू ½ Li²। तो सीधी सी चीज है कि यदि किसी परिपथ या कुंडली में स्थायी धारा स्थापित करनी है तो स्थायी धारा स्थापित करने के लिए स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यह स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ही संचित होता है यहां पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिसको बोलते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। इसको हम बच्चों U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U इज इक्वल टू हो गया ½ Li²। अगर ऊर्जा घनत्व की बात की जाए तो बच्चों ऊर्जा घनत्व जो है ये होता है इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल u इज इक्वल टू U/V। तो कैपिटल V बच्चों यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसके आयतन को, और यहां से इसी फॉर्मूले को हम L की वैल्यू यहां पर प्लेस करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आती है ½ B²/μ0, ½ B²/μ0। ये होता है ऊर्जा घनत्व, जहां पर B हो गया चुंबकीय क्षेत्र और μ0 हो गया बच्चों निर्वात में चुंबकशीलता। चलिए अब कैलकुलेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग कुंडलियों के लिए स्वप्रेरकत्व हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले बात कर रहे हैं हम धारावाही कुंडली के स्वप्रेरकत्व की। तो मान लीजिए कि कोई n फेरों वाली धारावाही कुंडली है जिससे संबंधित हमें चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू मिली n∅ इज इक्वल टू Li। एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स हो गया फाई, तो n फेरों में हो गया बच्चों n∅, तो n∅ की वैल्यू मिल गई Li। फाई होता है बच्चों BA cos थीटा। तो देखिए हम यहां पर L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें रिलेशन मिल गया NBA cos θ/I, NBA cos θ/I। अब यहां से अलग अलग स्थितियां आप देख सकते हो कि भाई उस कुंडली में यदि सदिश क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में है तो थीटा हो गया बच्चों 0 डिग्री, और उस स्थिति में cos 0 की वैल्यू 1 और L इज इक्वल टू बन जाएगा NBA/I। अगर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो यहां पर स्वप्रेरक तो उस कुंडली का होगा बच्चों 0। तो इस तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन देख सकते हो जैसे आपके न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट होती है। अब वर्ताकार कुंडली की बात करते हैं बच्चों, तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जो भी कोई कुंडली आपको दी हुई है, चाहे आपको परिनालिका बोल दे चाहे वर्ताकार कुंडली बोल दे, तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है,
फिर वहां से आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है और सीधे L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई से कैलकुलेशन कर लेनी है। तो किसी भी वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करता हूं तो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2r, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यदि उसका क्षेत्रफल है a तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में है तो मैंने फाई की वैल्यू बोल दी यहां पर बी ए, तो बच्चों ये हो गया म्यू नोट एन आई ए अपॉन 2r। वापस से अगर मैं बात करता हूं कि n फेरे हैं तो बच्चों फ्लक्स का मान भी n गुना हो गया, इसका मतलब यहां पर एक और n से गुना कर दिया तो ये हो गया म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन 2r। और यहां से हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू हो गया बच्चों रिलेशन फाई अपॉन आई, इस वाले रिलेशन को आई से डिवाइड करोगे तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया और ये हमने लिखा म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r। तो बच्चों ये रिलेशन हो गया आपका किसी वर्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का। इसको आप और आगे डेराइव कर सकते हो, रिक्वायरमेंट आपकी जैसे न्यूमेरिकल में होती है। वर्ताकार कुंडली है तो इसका क्षेत्रफल आप बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर, तो यहां से भी आप इसको और आगे ले जाओगे तो आर से एक आर कट गया तो रिलेशन बन गया बच्चों आपका म्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2, ये रिलेशन भी आप बोल सकते हो। तो ये होता है बच्चों किसी भी वर्ताकार कुंडली के लिए कि किस तरीके से आप स्वप्रेरकत्व कैलकुलेट करते हो। क्या आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो बेसिक प्रोसेस मैंने पूरा समझाया आपको कि चाहे कोई सा भी आपका किसी भी टाइप की कुंडली आपको दी हुई हो, आपको उसका चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र पता है तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा से फाई निकल जाएगा और उसके बाद एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई से बच्चों निकाल दीजिए उसका स्वप्रेरकत्व। ये प्रोसीजर हो गया आपके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अच्छा दूसरी चीज, अगर वापस से मैं पीछे की स्लाइड में जाता हूं बच्चों तो अभी ऊपर मैंने आपको बताई थी स्वप्रेरकत्व की निर्भरता किन किन राशियों पर निर्भर करती है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि धारा पर निर्भरता नहीं होती। तो आप देख सकते हो यहां पर कि आपने धारा से विभाजित किया तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब एल की वैल्यू किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है, फेरों की संख्या। तो एल प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों फेरों की संख्या के वर्ग के, एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ध्यान रखिए न्यूमेरिकल बनते हैं इस वाले रिलेशन पे। तो एल प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर। अगर त्रिज्या की बात की जाए कि इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो त्रिज्या के क्या साथ संबंध हो गया। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r, तो ये रिलेशन मैंने इसलिए लिखा है कि सो दैट कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। तो बच्चों यहाँ पर एल आर के साथ व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया दिया हुआ है और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देना है, कंप्लीटली तोड़ देना है, जितना मिनिमल से मिनिमल फॉर्मूला आप ले जा सकते हो। तो यहां से एक और रिलेशन पता चला कि भाई एल समानुपाती हो गया आर के, तो बच्चों ये दूसरा रिलेशन हो गया एल समानुपाती हो गया आर। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। और तीसरा म्यू, म्यू पे निर्भरता इसकी है। तो इस तरीके से बच्चों ये अलग अलग फैक्टर्स पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल दो या त्रिज्या बोल दो, इस पे निर्भरता हो गई, फेरों की संख्या पे निर्भरता हो गई और माध्यम की विद्युतशीलता पे निर्भरता हो गई। तो ये हो गया बच्चों यहां पर इसका। यदि एक नियत लंबाई के धारावाही तार को एक एन फेरों वाली कुंडली में मोड़ दें, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एल लंबाई का तार है और इसको हमने एन फेरों वाली कुंडली में, वर्ताकार कुंडली के रूप में इसको मोड़ दिया हमने। तो इस स्थिति में देखिए दो चीजें हैं यहां पर। अभी अपन ने पीछे पढ़ा एल प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर, अब एल लंबाई इसकी थी और इसको हमने मोड़ दिया एन फेरों वाली कुंडली में। तो उस स्थिति में बच्चों क्या हो गया, इसकी जो लंबाई है ये लंबाई बराबर हो गई एक फेरे, एक फेरे की लंबाई कितनी 2 पाई आर, और ऐसे कितने फेरों की कुंडली में मोड़ दिया एन फेरों की में, तो टोटल लंबाई यहां पर इसकी कितनी हो गई एन इंटू 2 पाई आर। तो बच्चों यहां से ये रिलेशन आप निकाल सकते हो। अब आपका जो एल है ये तो लंबाई स्मॉल एल ले लीजिए, चलिए क्योंकि कैपिटल एल से हम ले रहे हैं यहाँ पर स्वप्रेरकत्व को, तो लंबाई बोल दी मैंने स्मॉल एल, स्मॉल एल की वैल्यू हो गई कैपिटल एल इंटू 2 पाई आर। मतलब हमने जितने फेरे यहां पर बनाए हैं इस तरीके से, ये तो एन फेरों की संख्या हो गई और 2 पाई आर हो गई प्रत्येक फेरे की लंबाई। तो बच्चों यहां से अब देखिए क्या निकल के आता है रिलेशन, एल प्रोपोर्शनल हो गया एन, एल प्रोपोर्शनल हो गया यहां पर एन। अब एन स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एल प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर और साथ में प्रोपोर्शनल है किसके आर, एल प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर आर। तो देखिए बच्चों क्या है यहां पर आपका आर की वैल्यू यहां से उठा के आपको प्लेस कर देनी है, तो आर इज इक्वल टू आपने क्या रख दिया एल अपॉन 2 पाई एन, एल अपॉन 2 पाई एन। तो यहां पर आपने वैल्यू रखी तो एल प्रोपोर्शनल, अब 2 पाई तो कांस्टेंट आ गया फिर से,
तो ये हो गया बच्चों एन स्क्वायर और ये आ गया साथ में एल अपॉन एन। तो एक एन से एक एन कैंसिल आउट हो गया तो एल प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों एन। ये तो आ गया फेरों की संख्या के संबंध में। और अगर त्रिज्या आपको दिया हुआ है, ये तो कब, जब फेरों की संख्या दी हुई है। सिमिलरली बच्चों के दिया आपको त्रिज्या दी हुई है, आर दी हुई है, तो इस स्थिति में देखिए क्या होगा ये, अब आपको फेरों की संख्या को रिप्लेस कर देना है। एन की जगह आप क्या रख दोगे यहाँ पर, एन की जगह बच्चों क्या आप रख दोगे एल अपॉन 2 पाई आर। इसका मतलब एन इस स्थिति में व्युत्क्रमानुपाती हो गया आर के। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वापस से ये देखिए, ये है आपका मुख्य फॉर्मूला L प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर। तो अब की बार एन स्क्वायर, एन प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन आर, तो एन स्क्वायर जगह क्या हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये रिलेशन क्या बन गया आपका, L प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू में आर है ही, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो इस स्थिति में L व्युत्क्रमानुपाती हो गया आर के। तो ये दो स्थितियां हैं कब, जब आपको कोई एल लंबाई के सीधे चालक को कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, एन फेरों वाली किसी कुंडली में। तो ये स्थिति हो गई यहां पर। चलिए बच्चों और भी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स अपन देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थितियां किस किस रूप में आपसे पूछा जा सकता है स्वप्रेरकत्व। तो मान लीजिए वर्गाकार कुंडली है, त्रिभुजाकार कुंडली है, परिनालिका है, या टोरॉइड है। टोरॉइड मतलब वर्ताकार परिनालिका, बात एक ही है। तो यहां पर अब इसके लिए आपको निकालना है, तो अभी मैंने पीछे आपको बच्चों एक प्रोसीजर सिंपल सा बताया था। क्या पता होना चाहिए, पहले तो आपको चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र से आप फाई निकाल सकते हो, और फाई से आपका निकल जाएगा एल। तो देखिए यहां पर प्रत्येक भुजा एक धारावाही चालक की तरह व्यवहार कर रही है, तो आप प्रत्येक के चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे। चारों भुजाओं के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ गया बच्चों म्यू नोट अपॉन 4 पाई 8√2 I अपॉन ए इंटू एन। एन क्या है यहाँ पर, कुल फेरों की संख्या। ये आपने रिलेशन यहां से बोल दिया। तो एल निकाल सकते हो, एल एन इज इक्वल टू, अभी पीछे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, एल इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन आई। यहां से बच्चों आपने रिलेशन रखा, तो एल की वैल्यू मिल गई यहां पर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इसी तरीके से त्रिभुजाकार के लिए, तो त्रिभुजाकार के लिए भी बच्चों तीनों भुजाओं के लिए निकाल देना है, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 18 Ni अपॉन एल, और यहां से एल निकल जाएगा। यहां पर भी एल प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर। रटना नहीं है, मैं सिंपल प्रोसीजर यहां पर अभी जो पीछे समझाया वही आपको फॉलो करना है। परिनालिका के लिए अपने को पता है चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नोट स्मॉल एन आई, तो यहां से आप निकाल सकते हो म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है इसके लिए, परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का मान। एल यहां पर भी प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों एन स्क्वायर के। और टोरॉइड की आप बात करते हो तो इसके लिए भी चुंबकीय क्षेत्र हो गया म्यू नोट स्मॉल एन आई, या आप कह सकते हो म्यू नोट एन कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर, और यहां से म्यू नोट एन स्क्वायर आर अपॉन 2, ये निकल गया इसके लिए स्वप्रेरकत्व। जो पीछे अभी अपन ने बात करी थी वर्तीय कुंडली के लिए, सेम उसी तरीके से निकल गया। तो ये अलग अलग स्थितियों में बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से स्वप्रेरकत्व होता है। परिनालिका के सिरों पर प्रेरकत्व का मान इसके केंद्र पर प्रेरकत्व का आधा होता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आधा होता है। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से एल की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। चलिए बच्चों इसी तरीके से बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो अन्योन्य प्रेरण की जो घटना है, इसमें नाम से पता चल रहा है, पीछे स्व प्रेरण पड़ा था, मतलब एक ही कुंडली में सारा काम हो रहा था, धारा परिवर्तन भी उसी में हो रहा था, उसी में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन था, और उसी में प्रेरण की घटना थी। इसी तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या होता है कि अब की बार दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे उसमें प्रेरण की घटना होगी। ठीक है, तो दो है, किसी एक में प्रेरण की घटना होगी, किसी एक में धारा प्रवाह में परिवर्तन होगा, और दूसरी में प्रेरण की घटना होगी। तो बच्चों ऐसा जो प्रक्रिया होती है, ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं क्या, अन्योन्य प्रेरण। तो जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है या जिससे संबंधित धारा परिवर्तन किया जाता है, जिसमें मुख्य धारा में परिवर्तन किया जाता है, उसको तो बोला जाता है बच्चों प्राथमिक कुंडली। और जिसमें प्रेरण की घटना घटती है उसको बोला जाता है द्वितीय कुंडली, उसको बोल दिया गया है द्वितीय कुंडली। यहां से आप ये चीज समझ सकते हो। चलिए बच्चों बात करते हैं इसकी आगे। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए यहां पर इसका मैथमेटिकल रिलेशन समझाता हूं। अभी पीछे अपन ने जो फिगर देखा उसमें मान लीजिए कि पहली वाली कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है I1, और दूसरी वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है φ2। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, या तो आप कह सकते हो φ2 प्रोपोर्शनल हो गया I1,
और या आप कह सकते हो कि यदि दूसरी वाली कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और पहली वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो φ1 समानुपाती हो गया बच्चों I2। ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जितनी धारा प्रवाह होगी किसी एक कुंडली में उतना ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा दूसरी कुंडली में। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो बच्चों एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं कैपिटल एम, जिसको बोला जाता है कैपिटल एम, और कैपिटल एम को ही हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक से। एक ही बात है। तो यहां पर देखिए m इज इक्वल टू क्या हो गया, ये φ2 अपॉन I1। तो यदि अन्योन्य प्रेरकत्व को यहां पर हम परिभाषित करें तो यदि I1 इज इक्वल टू मैं बोलता हूं 1 एंपियर, तो m इज इक्वल टू हो गया बच्चों φ2। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित की जाए, प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स किसके तुल्य होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के तुल्य होता है। यह चीज यहां से आप समझ सकते हो। बच्चों यदि इसके मात्रक और विमाओं की बात की जाए तो अन्योन्य प्रेरकत्व के भी मात्रक और विमा वही होते हैं जो स्व प्रेरकत्व के होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही φ अपॉन I फ्लक्स बटा धारा, दोनों में यही संबंध होता है। तो दोनों के लिए चाहे अन्योन्य प्रेरण हो चाहे स्वप्रेरण हो, दोनों में ही जो इनके गुणांक हैं, जो स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व है, इनके मात्रक और विमाएं होंगे समान। चलिए इसी तरीके से बच्चों अपन बात करते हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की भी निर्भरता किन किन कारकों पर करती है। तो बच्चों अब की बार दो कुंडलियां हैं तो दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या पर निर्भरता होगी। ठीक है, दोनों के स्वप्रेरकत्व पर निर्भरता होगी, दोनों कुंडलियों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता होगी, और दोनों कुंडलियों में करोड़ों की आपेक्षिक चुंबकशीलता पर इसकी निर्भरता होगी। इसी तरीके से कह सकते हैं यदि दोनों कुंडलियों के बीच में दूरी है तो बच्चों इनके मध्य दूरी पर भी निर्भरता होगी। दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो बच्चों अन्योन्य प्रेरण का गुण घटेगा। सीधी सी बात यहां पर यह आपको ध्यान रखनी है। अगर दोनों कुंडलियों के बीच में दूरी बढ़ाई जाएगी तो यहां पर चुंबकीय प्रेरण का मान घटेगा, मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व का मान घटेगा। तो समझेंगे भी आगे हम, कुंडलियों का जब संयोजन पढ़ेंगे उस स्थिति में बात करेंगे। दोनों कुंडलियों के युग्मन गुणांक, ये लो यहां पर हमने बात करी युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक दर्शाता है बच्चों कि दोनों कुंडलियां किस स्थिति में है, कितनी दूरी पे है, दूरी है भी कि नहीं है। तो ये युग्मन गुणांक ही डिसाइड करता है यहां पर कि अन्योन्य प्रेरकत्व होगा या नहीं होगा। बात करेंगे अभी। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना किस तरीके से की जाती है, तो बच्चों इसका भी कॉन्सेप्ट पीछे अभी अपन ने देखा। हमने बात करी कि मान लीजिए कि पहली वाली कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है तो दूसरी वाली कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स है φ2। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि दूसरी वाली कुंडली में फेरे कितने हैं N2, तो N2 फेरों में कुल फ्लक्स का मान कितना हो गया N2 φ2। तो बच्चों N2 φ2 की वैल्यू समानुपाती होगी I1, या इसको मैं डायरेक्टली कह सकता हूं MI1। तो यहां से देखिए एक तो रिलेशन मिल गया M इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1, या अगर आप φ2 की वैल्यू रखते हो तो बच्चों φ2 की वैल्यू, अब देखिए दूसरी वाली कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हुआ किसके चुंबकीय क्षेत्र में, पहली वाली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में। तो एक और चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र तो किसका परिवर्तित होगा, पहली वाली कुंडली का। चुंबकीय फ्लक्स किसमें उत्पन्न होंगे, दूसरी वाली कुंडली में। तो φ2 इज इक्वल टू क्या रिलेशन आपको ध्यान रखना है बच्चों, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कोस थीटा। थीटा तो यहां पर लंबवत है क्षेत्रफल सदिश इसके, इसलिए हो गया यहां पर 0 डिग्री। तो हमने बोल दिया फाई इज इक्वल टू बी ए। अब बी कौन सा होगा, पहली वाली कुंडली का। बी कौन सा होगा बच्चों, पहली वाली कुंडली का। क्षेत्रफल कौन सी कुंडली का होगा, जिसमें प्रेरण की घटना हो रही है, मतलब दूसरी वाली कुंडली में। तो φ1 इज इक्वल टू हो गया बच्चों b1 इंटू a2। यहां पर φ2 की वैल्यू रख दो b1 इंटू a2, तो एक और रिलेशन मिल गया आपको b1 a2 N2 अपॉन I1। तो ये जनरल संबंध मिल गया बच्चों यहां पर आपको, किसके लिए, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए। किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी कुंडली के लिए ये स्टैंडर्ड रिलेशन हो गया, जनरल संबंध हो गया ये। इसी तरीके से बच्चों बात करें हम, अब देखिए किस तरीके से अलग अलग तीन अलग अलग हम यहां पर फिगर्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। या तो बोल दी जाए आपको दो धारावाही वर्ताकार कुंडलियां, संकेंद्रीय कुंडलियां बोल दी जाए, या बोल दी जाए दो परिनालिकाएं हैं, या बोल दी जाए कि दो संकेंद्रीय वर्गाकार कुंडलियां हैं। तो तीनों स्थितियों में कॉन्सेप्ट वापस से सेम है।
वापस से सेम है, एक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, और उसी में जिसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसी में प्रेरण की घटना होगी, उसी में आप प्रेरित विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करोगे और उसी के लिए आप अन्योन्य प्रेरकत्व निकालोगे। तो देखिए यहां पर मान लीजिए यहां पर पहली वाली स्थिति दी हुई है, तो मैं बात कर रहा हूं कि पहली स्मॉल आर त्रिज्या वाली जो कुंडली है उसके चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी में फेरे उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैं एक के लिए समझाता हूं, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो पहले मैंने इसके लिए बी निकाल लिया, तो अंदर वाली को मैंने बोल दिया 1, तो इसके लिए B1 निकला। तो बच्चों B1 की वैल्यू हो गई यहां पर, धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नोट Ni/2r। तो यहां पर छोटी वाली में मैंने फेरों की संख्या मान ली बच्चों N1। अच्छा, सीधे हमने दो ही कुंडलियों की बात हो रही, तो चलो हमने यहां पर फेरों की संख्या की बात नहीं करी। मैंने बोल दिया कि यहां पर इसका चुंबकीय क्षेत्र है खाली B1, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I1/2r। तो म्यू नोट I1/2r बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर वाली वर्तीय कुंडली के कारण। अब फ्लक्स की बात करनी है तो φ2 दूसरी वाली कुंडली में होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी वाली कुंडली में होगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो होगा पहली वाली का, तो ये मैंने लिखा म्यू नोट I1/2r। फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, और बच्चों क्षेत्रफल होगा दूसरी वाली कुंडली का जिसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो दूसरी वाली कुंडली का क्षेत्रफल बोल दिया हमने A2, या इसको बच्चों में बोल सकता हूं πR², क्योंकि बड़ी वाली कुंडली के लिए त्रिज्या क्या दे रखी है, R। तो यहां से बच्चों ये निकल गई φ2 की वैल्यू। अब जब φ2 आपने यहां पर कैलकुलेट कर लिया तो m की वैल्यू क्या होती है बच्चों, φ2/I1। तो देखिए I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपका स्व प्रेरकत्व धारा पर निर्भर नहीं कर रहा था, उसी तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व भी धारा पर निर्भर नहीं करेगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, रिलेशन म्यू नोट πR²/2 इंटू स्मॉल r, ये रिलेशन हो गया। और यदि आप इनमें फेरों की संख्या लेते हो, ये तो ये संबंध हो गया। और बच्चों यदि इनमें फेरों की संख्या कंसीडर करें तो मान लीजिए कि अंदर वाली कुंडली में फेरों की संख्या है N1 और बाहर वाली कुंडली में फेरों की संख्या है बड़ी वाली में N2। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे में ये हो गया तो N फेरों में हो जाएगा बच्चों इंटू N1। ठीक है, ऐसे ही यहां पर वापस से हो जाएगा इंटू N1, और दूसरी वाली कुंडली में एक फेरे में इतना फ्लक्स होगा तो N2 फेरों में कितना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर N2 से भी। तो ये लगा दिया मैंने साथ में N1 N2, और अब आपको वैल्यू मिल जाएगी यहां पर m की। तो बच्चों यहां पे साथ में क्या आएगा, N1 इंटू N2। तो ये लो, ये मिल गया आपको अन्योन्य प्रेरकत्व। किसके लिए, दो संकेंद्रीय कुंडलियों के लिए। तो दो संकेंद्रीय कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व यहां से ये मिल गया। इसी तरीके से परिनालिकाओं के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। परिनालिकाओं के लिए बन जाएगा म्यू नोट N1 N2 A/L। इसी तरीके से वर्गाकार लूपों के लिए, जो संकेंद्रीय वर्गाकार कुंडलियां हैं, उनके लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों यहां पर इसके लिए। चलिए बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं, दो कुंडलियों के स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक में क्या संबंध होता है। तो बच्चों यहां पर संबंध जो है स्टैंडर्ड संबंध होता है m इज इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ L1 L2। यहां पर L1 L2 तो हो गया उन दोनों कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व। के को बोलते हैं बच्चों हम युग्मन गुणांक, के को बोलते हैं युग्मन गुणांक। अभी मैंने पीछे बताया कि भाई यही बताता है आपको कि भाई कितना यहां पर युग्मन है या यहां पर अन्योन्य प्रेरकत्व होगा या नहीं होगा। युग्मन गुणांक का मान होता है 0 से 1 के मध्य। अब तीन स्थितियां हम यहां पर देखते हैं। पहली वाली स्थिति में देखिए दोनों एक के ऊपर एक बिल्कुल फिक्स है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसका मतलब ये दोनों है गाढ़ युग्मन की स्थिति में। और गाढ़ युग्मन की स्थिति में बच्चों के इज इक्वल टू होता है 1। गाढ़ युग्मन की स्थिति में होता है के इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू 1 रखिए, तो इस स्थिति में m की वैल्यू मिल जाएगी आपको रूट ऑफ L1 इंटू L2। दूसरी वाली में देखिए वायु में इनके बीच में गैप है, दूरी है, इसका मतलब इनके बीच में होगा सामान्य युग्मन। सामान्य युग्मन है तो यही वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। सामान्य युग्मन की स्थिति यहां पर के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगी। और तीसरी देखिए दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, कोई युग्मन नहीं है, इसका मतलब यहां पर युग्मन गुणांक की वैल्यू हो गई 0, और इन दोनों में कोई युग्मन नहीं होगा तो अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू भी क्या हो गई बच्चों, 0। तो ये तीन स्थितियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहां पर। सॉरी, एक ये और दूसरी वाली ये, दोनों में कोई युग्मन की स्थिति नहीं है। तो ये संबंध होता है बच्चों जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना है।
मुख्यतः आदर्श ट्रांसफॉर्मर की स्थिति में, तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर की स्थिति में क्या होता है, m इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू L1, या m इज इक्वल टू आप कह सकते हो N1 अपॉन N2 इंटू L2, ये रिलेशन आप कह सकते हो। L1 अपॉन L2 का मान होता है N1 अपॉन N2 के होल स्क्वायर के बराबर। प्रेरण कुंडलियों के संयोजन की बात करते हैं बच्चों, किस तरीके से इनका संयोजन होता है। तो जिस तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन होता है, संधारित्रों का संयोजन होता है, उसी तरीके से प्रेरण कुंडलियों का भी संयोजन होता है। इन्हें भी उन्हीं की भांति आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हो। तो दोनों ही स्थितियों की अपन बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा और समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा। तो पहली वाली स्थिति देखिए, पहली वाली स्थिति की बात करते हैं, जब कोई अन्योन्य प्रेरण नहीं है, कोई अन्योन्य प्रेरण नहीं है, दो कुंडलियां हैं जिनका स्व प्रेरण आपको दिया हुआ है L1 L2। तो इस स्थिति में बच्चों जैसे आप प्रतिरोधों का संयोजन करते हो उसी तरीके से इनका भी संयोजन होगा। L S इज इक्वल टू आप बोल सकते हो L1 प्लस L2। M की वैल्यू है बच्चों यहां पर 0, इसका मतलब दोनों के बीच में युग्मन नहीं है, दोनों के बीच में युग्मन नहीं है। लेकिन यदि दोनों के बीच में युग्मन हो, देखिए अगर मैं एक ही लाइन से इसको ड्रॉ करूं तो देखिए आप, ये एक कुंडली हो गई और इसी के साथ ये आगे दूसरी वाली कुंडली जुड़ी हुई है, तो दोनों हो गई श्रेणी क्रम में ही है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ युग्मन में है। और यहां पर अन्योन्य प्रेरक तो मान लीजिए दोनों का कितना है, M है। तो बच्चों इस स्थिति में अन्योन्य प्रेरण भी होगा और यहां पर क्या है, दोनों के बीच में समान दिशा में L1 L2 दोनों कैसे हैं, समान दिशा में। और यहां पर स्वप्रेरण इनके दोनों के हैं विपरीत दिशा में, स्वप्रेरण दोनों के हैं विपरीत दिशा में। तो ये इसमें धारा की दिशा ये हो गई और इसमें ये आके और ये ऐसे हो गई, तो दोनों में हो गई विपरीत दिशा में। इसमें देखिए ये वाला अगर क्लॉकवाइज है तो ये वाला हो गया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। L1 L2 विपरीत दिशाओं में है। तो बच्चों इन स्थितियों में इनके जो फॉर्मूले हैं परिणामी निकालने के लिए, एल एस इज इक्वल टू, अगर समान दिशा में है तो बच्चों इनका अन्योन्य प्रेरक तो जुड़ जाएगा, इसका मतलब L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। कब, जब दोनों में अन्योन्य प्रेरण के साथ साथ जो स्व प्रेरण है वो समान दिशा में है। इसी तरीके से यदि प्रतिकूल है, विपरीत दिशाओं में है, तो L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो ये तीन स्थितियां हो गई यहां पर श्रेणी क्रम में, बड़ा आसान सा काम है। पहली वाली स्थिति में मैंने बताया कि भाई कोई युग्मन नहीं है, युग्मन नहीं है मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू हो गई बच्चों 0, तो सीधा आ गया आपका जैसे आप प्रतिरोधों का संयोजन करते हो L1 प्लस L2। दूसरे वाले में हमने बात करी दोनों कुंडलियां युग्मन की स्थिति में है और दोनों के स्व प्रेरण गुणांक जो है वो एक दूसरे के साथ समान दिशा में है, तो आपका साथ में ऐड हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2M। और तीसरी वाली स्थिति में हमने बात करी विपरीत दिशाओं में है L1 L2, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर माइनस 2M, 2M को घटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये था बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। इसी तरीके से हम देखते हैं यहां पर समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में भी वापस से तीन स्थितियां देखेंगे बच्चों अपन यहां पर। पहली वाली स्थिति में कोई युग्मन नहीं है, कोई युग्मन नहीं है तो वापस से m की वैल्यू 0। अब की बार यहां पर आप देखोगे तो LP इज इक्वल टू, जैसे अपन ने समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट लगा देना है बच्चों, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। प्रतिरोधों की तरह ही संयोजन होता है प्रेरण कुंडली का। वापस से देखिए अगर दोनों में जो स्व प्रेरण है वो देखिए समान दिशाओं में है, समान दिशाओं में है, तो इस स्थिति में एल पी इज इक्वल टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M। समान दिशाओं में है तो L1 L2 प्लस 2M ये साथ में आ जाएगा, ऊपर माइनस M स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से विपरीत दिशाओं में है तो अब की बार ऊपर तो यही रहेगा L1 L2 माइनस M स्क्वायर, लेकिन नीचे प्लस की जगह आ जाएगा बच्चों माइनस। तो एक दूसरे के साथ विपरीत दिशाओं में होने पर L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये स्थिति बन गई यहां पर। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। देखिए अब क्या बोला है, यदि कुछ नहीं कहा गया हो तो अन्योन्य प्रेरण को आपको शून्य मानना है। बच्चों अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया है कि भाई यहाँ पर प्रेरण है कि नहीं है, तो आपको मानना है कि प्रेरण नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए। जैसे चलिए कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस देखते हैं।
जैसे ये एक सवाल पूछ लिया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ताकार कुंडली है जिसमें 500 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या बोल दी बच्चों 500, और आपसे पूछ लिया कि स्वप्रेरण गुणांक का मान लगभग होगा, तो वर्ताकार कुंडली है, इसके लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है L इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2, म्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। एन की वैल्यू बच्चों दे रखी है 500, आर त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है, म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और पाई की वैल्यू पता है, यहां से आप वैल्यू रख के कैलकुलेट करो, आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, यहां से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया ये। अगला क्वेश्चन देखते, एक परिनालिका की लंबाई है भाई 0.30 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल दिया 1.2 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, और कुल फेरों की संख्या इसमें लगभग बोल दी 2000। इसके मध्य भाग में 300 फेरों की कुंडली लिपटी हुई है, ठीक है, एक कुंडली के अंदर दूसरी कुंडली लिपटी हुई है। यदि परिनालिका में प्रारंभिक धारा 2 एम्पियर को 0.25 सेकंड में विपरीत कर दिया जाए तब प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए कंडीशन बन गई है किसकी, अन्योन्य प्रेरण की, अन्योन्य प्रेरण की कंडीशन बन गई है, तो एम की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, म्यू नोट, दो परिनालिकाओं के लिए अभी पीछे अपन ने बात करी, म्यू नोट n1 n2 a अपॉन l, यदि दोनों परिनालिकाओं की लंबाइयां और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, तो ये वाली स्थिति यहां पर आपको मिल गई। लंबाई बच्चों यहां पर आपको दी हुई है, दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या दी हुई है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ अनुप्रस्थ काट का इसका, और अब देखिए दिया क्या है आपको कि प्रारंभिक धारा को इतने समय में विपरीत कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों फॉर्मूला आपका एम डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी आपको दिया हुआ है, एम यहां से निकल जाएगा, तो बच्चों आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ये सीधा रिलेशन आप निकाल सकते हो, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला पैटर्न का क्या बनता है कि कोई परिनालिका है जिसका स्वप्रेरण गुणांक दे दिया 0.18 मिली हेनरी, उसका स्वप्रेरण गुणांक दे दिया, और आपको बोल दिया कि नरम लोहे के क्रोड जिसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 900 है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता बोल दी, और इसको परिनालिका के अंदर रख दिया जाए तो स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। तो बच्चों यहां पर होता क्या है, एल प्रोपोर्शनल होता है म्यू आर के, एल प्रोपोर्शनल होगा म्यू आर के, क्यों, क्योंकि अभी अपन ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था इसका कि किसी भी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू होती है म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर म्यू नोट, ये तो हमने निर्वात में बात करी थी, अगर इसकी जगह कोई माध्यम हो तो बच्चों ये बन जाएगा एल एम, माध्यम में बन जाएगा एल एम इज इक्वल टू म्यू नोट की जगह आ जाएगा म्यू, और बच्चों म्यू की वैल्यू होती है, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर, तो यहां पर देखिए डायरेक्टली मैं कह सकता हूं म्यू आर इंटू एल। तो क्या चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप माध्यम बदलते हो, जैसे ही आप माध्यम बदलते हो, निर्वात की अपेक्षा कोई भी माध्यम अगर आप रखते हो तो उसका स्वप्रेरकत्व जो है उसके चुंबकशीलता का गुना उतना गुना बढ़ जाता है, म्यू आर गुना बढ़ जाएगा। तो चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता 900 है, और वैसे इसका स्वप्रेरण गुणांक कितना था 0.18 मिली हेनरी, तो बच्चों नया कितना बन जाएगा, एल एम इज इक्वल टू बन गया 900 गुणा 0.18, और मिली हेनरी को आप एज इट इज रखना चाहो एज इट इज रख दो, ऑप्शंस आपके सारे मिली हेनरी में दिए हुए, तो मिली को चेंज करने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो यहां से बच्चों आपने इसकी कैलकुलेशन करी तो 9 इंटू 18 162, यहां से ये आ गया ऑप्शन नंबर बी 162 मिली हेनरी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है आपको। चलिए बच्चों ये कुछ पैटर्न के क्वेश्चन थे कि किस तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व पे क्वेश्चन बनते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों एल आर परिपथ में धारा वृद्धि एवं क्षय, कि किस तरीके से किसी भी एल आर परिपथ में धारा में वृद्धि होगी और वहां पर एल क्षय होगा वहां पर एल आर परिपथ में। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर, मान लीजिए ये एक प्रेरण कुंडली है, प्रेरण कुंडली है यहां पर, इसमें प्रेरित धारा और मुख्य धाराओं की यदि अपन बात करें तो पहली वाली स्थिति में देखिए जैसे ही आपने स्विच को ऑन कर दिया, आपने कुंजी को परिपथ में संयोजित कर दिया, तो परिपथ में धारा का मान बढ़ रहा है यहां पर, तो मुख्य धारा बढ़ रही है बच्चों ये इस दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में, तो प्रेरित धारा आएगी इसमें एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर जब धारा क्षय की बात हो रही है,
धारा क्षय कब हो गई? जब परिपथ में आपने कुंजी को खोल दिया। कुंजी को खोल दिया तो बच्चों जो मुख्य धारा है वो मुख्य धारा अब घट रही है, यहां पर घट रही है, इसका मतलब अब यहां पर धारा का क्षय हो रहा है। ये दो स्थितियां होती है। दोनों ही स्थितियों में बच्चों जो धारा क्षय या धारा वृद्धि है वो होती है यहाँ पर चरघातांक के रूप में। किस रूप में होती है? चरघातांक के रूप में। तो इसके लिए हम संबंध दे सकते हैं I इज इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये कब है? धारा वृद्धि के दौरान, जब धारा हो रही है वृद्धि। तो उस स्थिति में I की वैल्यू होगी आई नोट। आई नोट है यहां पर धारा का अधिकतम मान, R है यहां पर प्रतिरोध, L है यहां पर प्रेरण कुंडली का स्वप्रेरकत्व और T है बच्चों समय। तो T समय में इतनी धारा का मान हो गया यहां पर। तो किसी क्षण T पर धारा का मान इससे दिया जाएगा। आई नोट को क्या बोला मैंने? अधिकतम धारा। ठीक है। अब परिपथ की कुंजी खोल दी जाए, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया जाए। ऑफ कर दिया जाए तो धारा घटेगी। तो अब धारा कितनी हो गई यहां पर टी समय में? आई नोट इंटू ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये हो गया बच्चों संबंध यहां पर। तो दोनों स्थितियां होती है, चाहे तो धारा में वृद्धि हो चाहे धारा में कमी हो, दोनों स्थितियों में यह परिवर्तन होता है चरघातांकी रूप से। देख सकते हो आप यहां पर। समय स्थिरांक की बात करें, समय स्थिरांक, तो बच्चों यहां पर अभी ऊपर फॉर्मूले में आपने एक वैल्यू पढ़ी, तो देखिए कैसे आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो। दो फॉर्मूले पढ़े, दोनों में ही ई की पावर दी हुई है आपको, ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो बच्चों जो समय स्थिरांक है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं वो हो गया इसका व्युत्क्रम। क्या हो गया यहां पर? इसका व्युत्क्रम। देखो ऊपर समय है तो आर अपॉन एल की विमा भी किसके बराबर होनी चाहिए? यहां पर समय के व्युत्क्रम के बराबर होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि आपके चरघातांकी फलन, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में शुरू में पढ़ा होगा मात्रक विमा वाले चैप्टर में, कि जो चरघातांकी फलन है ये होते हैं विमाहीन। तो अगर इसको विमाहीन रखना है तो बच्चों जो टी का यहां पर विमीय सूत्र हुआ है, टी का जो मात्रक होगा वही मात्रक होना चाहिए किसका? आर बटा एल का, आर बटा एल के व्युत्क्रम का। तो यहां पर आपने बोल दिया आर अपॉन एल इज इक्वल टू 1 बटा टो। इस टो को हम बोल रहे हैं यहां पर समय स्थिरांक। तो बच्चों टो की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? एल अपॉन आर। टो की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? एल अपॉन आर। और समय स्थिरांक का बच्चों यहां पर जो मात्रक है वो बोल दिया आपने सेकंड। सेकंड बोल दिया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या चीज समझाई कि जो एल अपॉन आर का मात्रक है वही समय का मात्रक है, और समय का मात्रक है यहां पर सेकंड। तो ध्यान रखिए यहां पर कई बार पूछ लेता है कि एल अपॉन आर का मात्रक निम्न में से किस राशि के समान है एमसीक्यूज में। तो एल अपॉन आर होता है समय स्थिरांक जिसका मात्रक होता है सेकंड। अब इस स्थिति में यहां पर धारा का मान कितना रह गया? धारा का मान रह गया बच्चों इस स्थिति में धारा वृद्धि के दौरान यदि बात की जाए तब तो ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू 1 - 1/E। 1 - 1/E ये रह गया। इसका मतलब स्थायी धारा का मान कितना रह गया यहां पर? 63%। 1/E की वैल्यू, 1/E की वैल्यू हो गई बच्चों 37। 1/E की वैल्यू कितनी हो गई? 37, सॉरी 0.37। 1/E हो गया 0.37। तो एक में से 0.37 घटाया आपने तो ये कितना बच गया? I इज इक्वल टू 0.63 आई नोट, या इसको आप क्या कह सकते हो? आई नोट का 63%। इसका मतलब धारा वृद्धि के दौरान समय स्थिरांक किसको बोलोगे आप? समय स्थिरांक क्या हो गया? वह समय है जिसमें धारा वृद्धि के दौरान धारा का मान स्थायी धारा या अधिकतम धारा का 63% रह जाता है। 63% रह जाता है। या धाराक्षय की बात की जाए तो धाराक्षय के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एन। तो सीधा बोल दिया आई नोट इंटू 1/E, और 1/E को भी मैंने क्या बोला? 0.37। इसका मतलब क्या हो गया? ये आई नोट का 37% या 0.37 गुना, दोनों तरीके से आप इसको कह सकते हो। तो धाराक्षय के दौरान वह समय जिसमें धारा का मान स्थायी धारा का कितना रह जाए? 37% रह जाए या 0.37 गुना रह जाए। तो इस तरीके से आप बच्चों देख सकते हो। अभी देखिए दोनों के ग्राफ की बात की जाए, ये तो धारा वृद्धि के दौरान, तो वृद्धि हो रही है तो भी एक्सपोनेंशियल हो रही है चरघातांकी रूप से, और घट रहा है तो भी ये चरघातांकी रूप से घट रहा है। यहां पर इस तरीके से बन गया इसका ग्राफ। तो ये वो समय हो गया टी इज इक्वल टू टो, समय स्थिरांक वाला, जहां पर धारा क्या हो गई? 0.37, और ये वो समय है जहां पर धारा हो गई 0.63 स्थायी धारा या अधिकतम धारा की। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो समय स्थिरांक एल अपॉन आर की विमा वही है जो समय की, ये अभी अपन ने पीछे बात कर ली। अर्ध आयु, तो बच्चों यहां पर देखिए अर्ध आयु क्या होती है?
तो अर्ध आयु का सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि साहब वह समय हो गया जिसमें धारा अपने अधिकतम मान की आधी रह जाए। अर्ध आयु क्या होगी? वह समय जिसमें धारा अपने अधिकतम मान की आधी रह जाए, 50% रह जाए। तो जब टी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो आई इज इक्वल टू हो गया आई नोट अपॉन 2। तो बच्चों इस स्थिति में आप रिलेशन निकालते हो तो ये क्या आता है? तो टी इज इक्वल टू 0.693 एल अपॉन आर, या इसको आप कह सकते हो कि टी क्या हो गया? समय स्थिरांक एल अपॉन आर का 70%। अर्धायु क्या हो गई यहाँ पर? एल अपॉन आर की 70% रह गई यहाँ पर। प्रेरक में स्थित चुंबकीय ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एक अर्धायु में आई नोट इज इक्वल टू आई नोट बाई 2, तो U कितना हो जाएगा? आई नोट, आई का स्क्वायर है तो 1/4, मतलब ऊर्जा घट जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1/4। तो एक अर्ध आयु काल में धारा घटती है अपने प्रारंभिक मान, अपने मूल मान की आधी, और स्थितिज ऊर्जा हो जाती है बच्चों 1/4 गुनी, 1/4 गुनी। तो ये हमने जनरल बात करी। चलिए प्रेरक के व्यवहार की बात करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया प्योर न्यूमेरिकल्स पे, किस किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? यदि परिपथ में धारा समय के साथ शून्य से अधिकतम मान तक चरघातांकी रूप से बढ़ती है और कुंजी बंद करने के तुरंत बाद जब धारा हो जाती है आई, अर्थात प्रेरक खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। खुले परिपथ की तरह मतलब टूटे हुए तार की तरह व्यवहार करता है। एवं कुंजी बंद करने के पर्याप्त समय बाद, तो जब कुंजी बंद कर दी और पर्याप्त समय के बाद जब धारा बन जाती है स्थायी, मतलब आई इज इक्वल टू हो गया आई नोट, उस स्थिति में जो प्रेरक है वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, लघु परिपथ की तरह व्यवहार करता है। तो दो स्थितियां हुई बच्चों यहां पर। क्या हुई? जब धारा जो है समय के साथ शून्य से अपने अधिकतम मान तक चरघातांकी रूप से बढ़ती है और कुंजी बंद कर दी। कुंजी बंद करने के बाद आपको देख रहा है, यहां पर दिख रहा है कि आई की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब प्रेरक खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये टूटे हुए तार की तरह व्यवहार करेगा। और जब आपने कुंजी को यहां पर बंद कर दिया और उसके पर्याप्त समय बाद आप देखते हो तो बच्चों ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, लघु परिपथ की तरह व्यवहार करता है। चलिए डायग्राम से देखते हैं इन चीजों को। प्रारंभिक स्थिति में तो ये हो गया, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं है, कुंजी आपकी खुली हुई है। जैसे आपने स्विच को ऑन किया, कुंजी को आपने परिपथ में लगा दिया, कुंजी को परिपथ में लगाने के तुरंत बाद, तो बच्चों तुरंत बाद क्या हो गया? यहां पर धारा का मान 0, मतलब ये टूटे हुए तार की तरह व्यवहार कर रहा है यहां पर। लेकिन कुंजी बंद करने के बाद पर्याप्त समय मिल गया, पर्याप्त समय मिल गया, तो इस स्थिति में अब यहां पर धारा का मान हो गया E अपॉन आर, स्थायी परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है यहां पर। तो ये तीन स्थितियां हमने यहां पर देखी। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया यहां पर, ये हो गया लघु परिपथ। चलिए बच्चों इसी तरीके से एलसी दोलन। तो एलसी दोलन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूं समझे हम, कैसे इसमें दोलन होते हैं। तो जब प्रेरण कुंडली और संधारित्र को जोड़ दिया जाए समांतर क्रम में, मान लीजिए हमारे पास कोई एक संधारित्र था जिसको हमने फुल्ली चार्ज कर दिया, पूर्ण इसको आवेशित करके, और हमने प्रेरण कुंडली के साथ लगा दिया इसको परिपथ में। तो बच्चों जैसे ही प्रेरण कुंडली के साथ इसको परिपथ में लगाया तो यहां पर क्या होगा कि इस प्लेट से, संधारित्र की एक प्लेट से और प्रेरण कुंडली में धारा का मान प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, मतलब आवेश इसमें प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। और ये आवेश इस कुंडली से दूसरी कुंडली में, प्रेरण कुंडली तक कब तक जाता है? एक प्लेट से, जब तक कि इस वाली प्लेट पर आवेश का मान 0 ना हो जाए। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में फिर वापस से जब यहां पर संपूर्ण इस पे आवेश चला गया तो संधारित्र अनावेशित हो गया, और संधारित्र अनावेशित हो गया तो अब ये आवेश किससे लेगा? प्रेरण कुंडली से। तो इस तरीके से L और C के बीच में यहाँ पर आवेश का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे आवेश यहाँ पर करता है दोलन। तो यही सारी चीज हमने बताई है बच्चों कि जब Q0 आवेश से आवेश संधारित्र को एक प्रेरक L से होकर विसर्जित करते हैं, तब परिपथ में आवेश एवं धारा के मान सरल आवर्ती रूप से, इससे आवेश जाएगा इसमें, इसमें धारा उत्पन्न होगी, इसमें जब संपूर्ण आवेश चला गया तो इसमें पूर्णतया प्रेरित धारा हो गई, इस प्रेरित धारा से फिर से आवेश आएगा यहाँ पर ऋण सिरे पे, और ये स्टोर होके और वापस से धन सिरे पे कुछ आवेश चला जाएगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है बच्चों, जिसके कारण से धारा और आवेश के बीच में होती है सरल आवर्त गति, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एलसी दोलन परिपथ। और इस दोलन परिपथ में जो दोलन आवर्ती होती है उसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो ओमेगा है यहाँ पर कोणीय आवर्ती, और यदि रेखीय आवर्ती की बात की जाए तो बच्चों ये हो गया न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC। अगर दोलन का आवर्तकाल बच्चों यहां पर आपको पूछ लिया जाए तो ये होता है T इज इक्वल टू 2π√LC।
T इज इक्वल टू 2 पाई √LC। यहां से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि न्यू क्या होता है 1/T। तो ये रिलेशंस बनते हैं बच्चों जो LC दोलन में आपके न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। तो देखिए अभी पीछे मैं वापस से यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं। पीछे अभी मैंने आपको बताया कि भाई R/L, और हमने पढ़ा फिर L/R। तो इसका जो मात्रक है L/R की जो विमा है वो बच्चों बराबर थी किसके, समय के। उसी तरीके से यहां से देखिए T बराबर है 2 पाई √LC। 2 पाई तो है कांस्टेंट, इसका मतलब जो √LC है, इस √LC की विमा किसके बराबर होगी, समय के बराबर। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो √LC भी अगर कहीं आपको सर्किट में दे दिया जाए तो √LC की विमा होती है बच्चों समय के तुल्य। और यहां से आप कह सकते हो 1/√LC बोल दिया जाए तो 1/√LC की विमा होती है आवर्ती के तुल्य, मतलब समय का इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। चलिए ये इसी को समझाया गया है यहां पर। चलिए बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं यहां पर। अभी ऊपर जो स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय समझाया गया था उसी का कंक्लूजन में सीधा यहां पर समझाता हूं बच्चों। जिस तरीके से द्रव्यमान स्प्रिंग निकाय में होता है विस्थापन, उसी तरीके से बच्चों यहां पर एलसी परिपथ में होता है आपका आवेश। किसकी बात करते हैं, आवेश की। यहां पर विस्थापन में परिवर्तन दर्शा रहा था बच्चों वेग, और यहां पर आवेश में परिवर्तन दर्शाता है बच्चों विद्युत धारा। वेग में परिवर्तन त्वरण, और यहां पर धारा में परिवर्तन क्या हो गया, धारा परिवर्तन की दर di/dt। इसी तरीके से यहां पर जड़त्व का काम कर रहा था कौन बच्चों, द्रव्यमान, मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में। उसी तरीके से यहां पर प्रेरकत्व का काम कर रहा है बच्चों विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। कौन कर रहा है यहां पर, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। द्रव्यमान का काम जड़त्व, और यहां पर जड़त्व का काम कौन कर रहा है, प्रेरकत्व, जिसको बोलते हैं हम विद्युत जड़त्व। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, विद्युत जड़त्व। ये मिसप्रिंट है, विद्युत जड़त्व। जो काम इधर संवेग कर रहा था, संवेग का काम इधर कर रहा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, तो हमने संवेग को तो क्या बोला, P इज इक्वल टू M इंटू V। वैसे ही हम इधर चुंबकीय फ्लक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, फाई इज इक्वल टू, ये जड़त्व है यांत्रिकी में, और विद्युत जड़त्व क्या हो गया यहां पर L। ये यहां पर वेग को हमने क्या पढ़ा, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये आवेश में परिवर्तन की दर मतलब धारा। तो फाई इज इक्वल टू LI। दोनों एक दूसरे के एनालोगस हो गए, दोनों एक दूसरे के समान हो गए। बच्चों यांत्रिकी में हम अवमंदन बल की बात करते हैं तो ये होता है F इज इक्वल टू -ma। ये होता है अवमंदन बल। और अगर इसको मैं दूसरे पदों में लिखूं तो -m, और a को मैं कह सकता हूं वेग में परिवर्तन की दर dv/dt। उसी तरीके से बच्चों अवमंदन बल की हम बात करें विद्युत जड़त्व में तो m की जगह आ जाएगा यहां पर क्या, L। अभी बात करिए अपन ने, ये जड़त्व का काम कर रहा है, और dv/dt की जगह आ जाएगा ये di/dt। ये हो गया बच्चों यहां पर। तो LDI/dt, यहां पर इसको बोला आपने अवमंदन बल, और यहां पर ये F जो है ये किसको दर्शाएगा, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। तो -LDI/dt, ये हो गया बच्चों E इज इक्वल टू -LDI/dt। तो इसी तरीके से अगर आप बात करते हो इनके लिए समीकरण की कि किस तरीके से सरलावर्त गति करते हैं, तो सरलावर्त गति की समीकरण क्या होगी, तो बच्चों ये होती है d2x/dt² माइनस ω²x। ये हो गई यहां पर सरलावर्त गति की समीकरण, और ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m, जहां पर k होता है स्प्रिंग नियतांक और m होता है द्रव्यमान m। उसी तरीके से बच्चों यहां पर x की जगह आ जाएगा q, और ओमेगा की जगह, ये अभी पीछे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो ये आ गया बच्चों यहां पर d²q/dt² माइनस ω²q। तो ω² की वैल्यू कितनी है 1/LC, या ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, जो अभी पीछे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वो यहां से आ गया। बल नियतांक, यहां पर बल नियतांक है k, और बच्चों यहां पर धारिता है c। यहां पर गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², और यहां पर चुंबकीय ऊर्जा है 1/2 LI²। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों यहां पर। तो ये हमने बात करी इसकी तुलना की। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं यहां पर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में कुंडली में संचित ऊर्जा, तो आपको देखिए R दिया हुआ है,
एल दिया हुआ है और यहाँ पर स्रोत का वोल्टेज दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट। तो यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है बच्चों, फॉर्मूला डायरेक्टली आपको रखना है, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो I इज इक्वल टू हो गया बच्चों V अपॉन आर, V की वैल्यू या E बोल दो इसको, तो ये हो गया 10/2 मतलब 5 एम्पियर। सीधे वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन कर देनी है। L की वैल्यू 2 है तो 1/2 गुणा 2 गुणा 5 का स्क्वायर 25, तो U इज इक्वल टू आ गया 25 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों करेक्ट यहां पर। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 2 लीटर परिपथ का प्रेरकत्व है 0.5 मिली हेनरी है एवं धारिता इसकी 20 माइक्रोफैरड है, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, तो अभी पीछे अपन ने देखा सीधा यहां पर आप रिलेशन निकाल सकते हो, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। एल और सी की वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यूज प्लेस करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो बच्चों सीधा आंसर मिल जाएगा यहां से आपको। तो ये था बच्चों कि किस तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व स्व प्रेरकत्व की हम बात करते हैं, किस तरीके के इन पे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या यहाँ पर इनका एप्लीकेशन होते हैं, इनका अनुप्रयोग होता है, जहां से अपन बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है बच्चों उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ कंटिन्यूटी वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू।